तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे पूरे देश में गैंगस्टर्स की बढ़ती हुई गतिविधियां, कार्रवाइयों को लेके जो होम मिनिस्ट्री ने एक अहम फैसला लिया है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स और वो क्रिमिनल जो बड़े लेवल पे ऑपरेट करते हैं, उनको उनको डील करने के लिए एनआईए को और मजबूत किया जा रहा है। पिछले दिनों में दिल्ली जो एरिया जो केंद्र सरकार के नीचे आता है, दिल्ली की पुलिस जो है वो सेंटर के नीचे आती है, यूनियन होम मिनिस्ट्री के नीचे। वहाँ पे ऑर्गेनाइज क्राइम को चेक करने के लिए, ख़त्म करने के लिए पूरी जिम्मेदारी एनआईए को दे दी गई है। अभी तक इस किस्म का काम दिल्ली की स्पेशल पुलिस करती थी, लेकिन अब यूनियन होम मिनिस्ट्री को इस बात का आभास होता जा रहा है, एहसास हो रहा है कि बहुत सारे पुलिस के ऑफिसर कहीं ना कहीं गैंगस्टर के साथ मिली भगत रखते हैं। मिल मिला के बहुत से काम होते हैं, एक डीप रूटेड नेक्सस है, उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा, अगर थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड में जाएं, अगर मुंबई के अंडरवर्ल्ड की बात करें तो एक ज़माना था जब मुंबई में तकरीबन 2 दर्जन के करीब एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इसी काम के लिए खुले छोड़े गए थे कि ऑर्गेनाइज क्राइम को टैकल करना है। उनका काम था खूंखार किस्म के जो गैंगस्टर थे, क्रिमिनल थे, अंडरवर्ल्ड की फिगर्स थी, उनको ढूंढना, उनको पकड़ना या उनको मारना। और वो कहीं किसी पुलिस स्टेशन में काम नहीं करते थे, कोई रूटीन पुलिस की ड्यूटी नहीं करते थे। उनको स्पेशल कहीं एक जगह पे कमरा दे दिया जाता था, वहाँ पे उनका स्टाफ, उनके खबरी, उनके जानकारी देने वाले, इस किस्म के लोग जाते थे और वो वहीं से बैठ के अपना ऑपरेट करते थे। और डायरेक्ट जो डीसीपी क्राइम ब्रांच हुआ करते थे, या एडिशनल सीपी क्राइम ब्रांच या जॉइंट सीपी क्राइम ब्रांच, बाद में पहले एक ज़माने में पूरी क्राइम ब्रांच को डीसीपी ही हैंडल करता था, उसके बाद एडिशनल सीपी करने लगा और आज के दिन में जॉइंट कमिश्नर, एक आईजी लेवल का ऑफिसर, वो क्राइम ब्रांच का हेड है। तो ये जितने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे 2 दर्जन के करीब, जिनमें कुछ बड़े नाम आपने सुने होंगे, मैं फिर भी आपकी जानकारी के लिए एक बार बता देता हूँ। उस जो सीनियर लेवल के जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, उनमें अंबादास पोटे, प्रफुल्ल भोसले, प्रदीप शर्मा, रविंद्र अंगरे और दया नायक, और उसके साथ इस किस्म के और 18-20 लोग, जिनमें से ज़्यादातर जो थे वो 1983 बैच के ऑफिसर थे। उनको लेके एक बहुत बड़ी टीम क्राइम ब्रांच की काम करती थी और इनको साल दर साल एक ही एरिया में रखा जाता था। जितने 9-10 जो क्राइम ब्रांच की यूनिट हैं, उनमें एक एक यूनिट में ये क्राइम स्पेशलिस्ट जो थे ये वहाँ पे ऑपरेट करते थे। और 2-2 की टीम में ज़्यादा लोग, एक सीनियर ऑफिसर, एक जूनियर ऑफिसर, इस किस्म के वो अपनी टीम बना के ऑपरेट करते थे। इन लोगों ने काम तो बहुत किया, बहुत लोगों को पकड़ा भी, बहुत से लोगों को मारा भी, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा कॉप क्रिमिनल नेक्सस भी खड़ा कर लिया। उसको लेके इनकी बदनामी होनी शुरू हुई। देखिए, एक एक क्राइम स्पेशलिस्ट जो थे, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, आज के दिन में अगर इनकी आप प्रॉपर्टी का अंदाज़ा लगाएं तो वो उन ऑफिसर से जो इनके कोलीग थे, बल्कि इनके सीनियर भी थे, लेकिन पूरी उम्र उन्होंने पुलिस स्टेशन में काम करके निकाली, पूरा कैरियर। या जो साइड ब्रांच होती हैं, स्पेशल ब्रांच, लोकल आर्म डिवीज़न, इस किस्म की ब्रांचेस में, ट्रैफिक ब्रांच में काम करते हुए निकाला। अगर आप उनकी सूची देखें, अगर एक ऑफिसर जो 3 स्टार इंस्पेक्टर या एसीपी रिटायर होता है, उसकी अगर आप एवरेज उसकी प्रॉपर्टी जो
35, 36, 37 साल नौकरी करने के बाद जब वो रिटायर होता है, उनकी एवरेज तो कोई 5 करोड़ 6 करोड़ पड़ती है। उसकी प्रॉपर्टी उनकी इतने सालों के बाद उसकी कीमत हुई होती है। जो एक स्टडी की थी एक NGO ने मुंबई में, वो 5-6 करोड़ भी इसलिए हो जाती है कि उस ऑफिसर ने जो 20 साल पहले एक फ्लैट 40-50 लाख का खरीदा हुआ था, वो आज 20 साल के बाद उसकी कीमत 3-3.5 करोड़ हो गई है। बाकी की उसकी और प्रॉपर्टी, कुछ सेविंग या कुछ इन्वेस्टमेंट मिला के ऑन एवरेज 5 करोड़ से 6 करोड़ की प्रॉपर्टी एक ऑफिसर अपनी ईमानदारी से बना लेता था। उसमें भी कुछ गड़बड़ी होती होगी, लेकिन ये एक्सेप्टेबल सोशल नॉर्म है। उसके बराबर आप देखिए, अभी एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की अगर जो फिगर लोगों की ज़बान पे है वो बोले तो बहुत बड़ा झूठ लगता है। आप मुंबई में किसी से बात करो, जिस आदमी का पुलिस से या अंडरवर्ल्ड से को लेना देना है, तो वो बोलेगा कि उस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की प्रॉपर्टी 10,000 करोड़ रुपए की है, 5,000 करोड़, 2,000 करोड़, 1,000 करोड़, 1,000 करोड़ के कम किसी की प्रॉपर्टी नहीं गिनते। तो कितना बड़ा अंतर है आप देखिए। ये जो 24 मेन ऑफिसर और 6 उनके आगे पीछे वाले सीनियर जूनियर, 30 से करीब के ऑफिसर की जायदाद नामी बेनामी मिला के उनके धंधे रिश्तेदारों को सेटल किया। पूरी महाराष्ट्र में नहीं, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गोवा में इन लोगों ने जितनी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करके रखी है, वो जानकार लोगों का ये कहना है कि 1,000 करोड़ से ऊपर की है। देखने में ये बहुत बड़ी फिगर लगती है, लेकिन अगर इसको आप थोड़ा सा ध्यान से सोचें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये बड़ी फिगर नहीं है। उसमें बनी कैसे, ये नहीं कि इन्होंने इतना पैसा लोगों से लूटा। होता क्या था, फर्ज करो मलाड एरिया में या अंधेरी वेस्ट एरिया में कोई नए बिल्डर का प्रोजेक्ट आ रहा है। 30-30 फ्लोर के 2 टावर बनने हैं। एक टावर में एक फ्लोर पे 4 फ्लैट है, तो दोनों टावर में मिला के 240 फ्लैट बनने हैं। आज के दिन में मार्केट एरिया में उन फ्लैट का रेट 5 से 6 करोड़ रुपया एक फ्लैट की कीमत है। तो अब जो आदमी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके 240 घर बना रहा है, उसके बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उसको फाइनेंस चाहिए होता है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर से कम मिलता है। उसके पहले उसको ज़मीन खरीदनी पड़ती है, जो सबसे बड़ी सरदर्दी है मुंबई में, जहाँ स्क्वायर फुट के हिसाब से ज़मीन मिलती है। वो ज़मीन के ऊपर कहीं झोपड़पट्टी होती है, कहीं किसी की दुकान होती है, किसी का गैराज होता है, किसी के घर होते हैं। अब गरीब आदमी जो उस एरिया में रहते हैं लेकिन लीगल ओनर है, और कई बार वो एनक्रोच्ड लैंड भी होती किसी और के नाम पे, रह कोई और रहा होता है। पहले वो सबको सेटलमेंट करवाने के लिए, अब बिल्डर के पास या डेवलपर के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो पहले ही करोड़ों रुपए खर्च कर देवे उन लोगों से ज़मीन खाली करवाने के लिए, या उनको पैसे दे के सेटलमेंट करके बाहर निकालने के लिए। तो वहाँ पे काम आते थे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट या अंडरवर्ल्ड के सरगना। अब अंडरवर्ल्ड के सरगनों से बात करने से बिल्डर थोड़ा कतराते थे कि आज वो आदमी हमसे ज़मीन खाली करवाने के पैसे लेगा, कल को जब बननी शुरू हो जाएगी तो डेवलपमेंट चार्जेस लेगा, उसके जब बन जाएगी बिल्डिंग कंप्लीट तो हमसे 2-4 घर मांग लेगा। ये बहुत जगह पे हुआ है। इसलिए वो लोग एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की मदद लेते थे कि आप हमारी हेल्प कीजिए, हम आपके लिए जो है वो करेंगे जो कर सकते हैं। तो इस तरीके से सेटलमेंट ये हो जाती थी कि एक फ्लैट या 2 फ्लैट तैयार होने के बाद उनको दे दिए जाएंगे, फ्री में नहीं। होता ये था कि बिल्डर के पास एक चॉइस होती है कि वो कॉस्ट पे, जो उसकी असली कॉस्ट लगती है एक फ्लैट बनाने में, वो असली कॉस्ट पे इन लोगों को घर दे देगा। और वो कॉस्ट जो है वो तकरीबन
1 करोड़ से ज़्यादा कभी किसी भी किस्म के फ्लैट में नहीं बनती, महंगे से महंगा फ्लैट भी हो तो, जो कॉस्ट होती है पर स्क्वायर फुट की बनाने की। तो ये लोग अपनी तरफ से अरेंज करके वो मिनिमम कॉस्ट पे वो घर अपने भाई, भतीजे, मामे, भांजे, साला, जीजा उसके नाम पे ले लेते। उसके बाद साल 2 साल के बाद, 3 साल के बाद जब वो बिल्डिंग बन के रेडी हो जाती है, मार्केट में उसके भाव बढ़ जाते हैं, तो वो 1 करोड़ में खरीदा हुआ फ्लैट 5 करोड़ में, 6 करोड़ में, जो भी उसकी मार्केट वैल्यू है उसमें बेच देते हैं। ये तरीके से एनकाउंटर स्पेशलिस्टों ने सैकड़ों प्रॉपर्टीज़, दर्जनों नहीं, सैकड़ों प्रॉपर्टीज़ में अपने रिश्तेदारों के, दोस्तों के, खबरियों के नाम पे ऐसे घर बनाए और प्रॉपर्टी की कीमत आज हज़ारों करोड़ों में पहुंच गई। इसी तरह मुंबई के बाहर जो थोड़े से हट के एरियाज है, वहाँ पे एन माते लोगों से लैंड खरीद लेते थे। किसी ने 50 एकड़ खरीदी, बहुत सस्ती मिल जाती थी, 40-50 हज़ार में कई एरियाज़ में उस ज़माने में ज़मीन मिलती थी। बाद में 1 लाख 1.5 लाख रुपए पर एकड़ हो गई, वहाँ पे गुंठा बोलते हैं। और ख़रीदते ऐसे एरिया में थे जो 2-4 साल के बाद बड़े लेवल पे डेवलप होने वाला होता था, जैसे मीरा रोड एरिया, नालासपाड़ा एरिया, पालघर एरिया। इस तरह से जाके इन्होंने ज़मीनें खरीदी। अब एक आदमी ने 50 एकड़ ज़मीन 50 लाख में खरीद ली। 5 साल के बाद वहाँ पे लोढ़ा का प्रोजेक्ट आ गया या अजमेरा बिल्डर का प्रोजेक्ट आ गया, या शाह बिल्डर वहाँ पे डेवलप करने लग गए, या और कोई भी नाम कोई, तो उस बिल्डर को ये लोग ज़मीन बेच देते थे। और वो ज़मीन 1 लाख की ज़मीन 1 करोड़ रुपए एकड़ के हिसाब से बेचनी, सीधा 50 करोड़ 50 लाख का हो गया, या उसके भी ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है तो 2 करोड़ एकड़ का भी तो मिल जाता था। तो इसी तरीके से सैकड़ों एकड़ ज़मीन, कहते हैं कि बहुत से प्रोजेक्ट जो बिल्डर के बन रहे हैं आज के दिन में भी, उनमें बहुत बड़ा लैंड एरिया जो है वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का है। तो इस तरीके से इनका नेक्सस बनता गया। जैसे जैसे अंडरवर्ल्ड कमज़ोर होता गया, उसी तरीके से एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की पुलिस के साथ साथ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी बढ़ती गई। उसके बाद जो आदमी जहाँ का रहने वाला था, जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पूना का रहने वाला था, उसने पूना में बहुत सारी प्रॉपर्टी बना ली। जो अमरावती का रहने वाला था उसने अमरावती में बना ली। और इसी तरीके से जो बाहर से आए हुए थे उन्होंने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात इन एरिया में जाके प्रॉपर्टी बना ली। तो इस तरीके से इन्होंने हज़ारों करोड़ कमाए। ये तो एक हिस्सा है पैसे कमाने का। दूसरा होता है एक्सटॉर्शन, रंगदारी, प्रोटेक्शन मनी, सेटलमेंट। ये 3 बहुत बड़े काम होते हैं। अब बड़े लोगों का डिस्प्यूट हो गया जिसमें 5-10 करोड़ का झगड़ा है। डायमंड डीलर हुए, जो बड़े बड़े बिल्डर हुए जिनके आपस में झगड़े हो जाते हैं, इसी तरह लैंडलॉर्ड्स के झगड़े हो जाते हैं, फैक्ट्री के, मिल के, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, या लेना देना, लोन किसी को दिया करोड़ों का वापस नहीं मिला, तो उनकी सेटलमेंट जो एक ज़माने में अंडरवर्ल्ड किया करता था, वो पिछले 5-10 साल से तकरीबन 93 के बाद ही आप समझिए 20-25 साल से ज़्यादातर काम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट करते हैं, या कुछ ऐसे बदमाश पुलिस ऑफिसर जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट तो नहीं थे लेकिन पुलिस स्टेशन में रहते हुए भी बहुत दादागिरी के हिसाब से काम करते। उन लोगों ने सेटलमेंट करवाने का, सेटलमेंट होती थी 40-60, एक रेट फिक्स होता था। अगर 1 करोड़ का झगड़ा है तो 60% वो झगड़ा निपटाने का दे देते थे, 40 लाख खुद रखते। अब एक ऑफिसर ने अगर 1 साल में 100 करोड़ के समझौते करवा दिए तो 40 करोड़ उसको मिल गया। ये सुनने में बहुत बातें अजीब लगती हैं लेकिन बहुत हकीकत के करीब हैं। उसके बाद रंगदारी। अब पुलिस वाला तो किसी से रंगदारी मांग नहीं सकता, वहाँ पे इनको अंडरवर्ल्ड के या क्रिमिनल चाहिए होते हैं। अब बड़े क्रिमिनल जो थे वो कभी डायरेक्ट रंगदारी नहीं मांगते थे,
उनके चमचों से फ़ोन करवाते थे। अब दाऊद का आदमी इंस्पेक्टर के लिए फिरौती क्यों मांगेगा, रंगदारी क्यों मांगेगा, या छोटा राजन का, अरुण गवली का आदमी क्यों मांगेगा। तो कुछ चुनिंदा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने डमी लोग खड़े कर दिए मार्केट में, जिनके नाम से फ़ोन करवाते थे। वो डमी लोगों में से अली बदेश, फाहिम मचमच, रवि पुजारी, गुरु पुजारी, टिमका पुजारी, छोटे छोटे नाम, उनसे धमकियां दिलवानी शुरू कर दी बड़े बड़े लोगों को, ताकि अखबारों में उनका नाम छप जाए। कभी डायरेक्टर प्रोड्यूसर महेश भट्ट के ऑफिस के बाहर देसी कट्टे ले जाके गोलियां चलवा देनी। कभी बहुत बड़े बार के मालिक, जैसे दीपा बार उस ज़माने में थी, या दूसरी बार से टोपास बार, उनके मालिकों को धमकियां दिलवा देनी। या इसी तरह कहीं कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट चल रहा है, उसके मालिक को धमकी दे देनी। अगर उसने नहीं दिया पैसा तो 2-4 आदमी भेज के मोटरसाइकिल पे गोलियां चला देनी, उसके कांच पे, दीवार पे, दफ्तर पे। इस किस्म के छोटे मोटे काम करवा के लोगों में दहशत क्रिएट करनी शुरू की। अब ऐसे हालात में आदमी क्या करता है, किसी न किसी के थ्रू अल्टीमेटली एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के पास पहुंच जाता है। तो वो कहता है कि देखो, मैंने एक बार अपने सामने इस किस्म का मसला हल होते देखा है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट उस बियर बार के मालिक को कह रहा था कि ये लोग जो बैठे हैं उन्होंने भी तो रोटी खानी है, वो आपसे पैसा नहीं लेंगे तो कहाँ से लेंगे, इतना बड़ा गैंग चलाते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ आपके साथ, आपका फैसला करवा देता हूँ। आप हर महीने इनको 50,000 रुपये देते रहना। अब उस 50,000 में से 25,000 रुपया इंस्पेक्टर को मिल जाता था। अब 4,000 बियर बार और डांस बार मुंबई में चलती थी, अंदाज़ा लगा लो कितना पैसा इकट्ठा करते होंगे। उसके अलावा इतना डीप रूटेड नेक्सस है क्रिमिनल्स का और पुलिस का कि वो नकली लोगों से फ़ोन करवा के सेटलमेंट करवाते थे। ये इनका फिर प्रोटेक्शन। अब 2 नंबर के काम करने वालों को लोग तंग करते थे, अंडरवर्ल्ड के लोग, लोकल ज़्यादा लोग, पॉलिटिशियन या इस किस्म के लोग। उनसे प्रोटेक्शन देने के लिए इलीगल तरीके से यही एनकाउंटर स्पेशलिस्ट उनके साथ खड़े होते थे। आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, कोई आएगा तो हमें बताना कौन आपको तंग करता है। तो इस नेक्सस को तोड़ने के लिए जहाँ पुलिस के वो बैड एग्स, जो गंदे अंडे जिनको हम बोलते हैं, वो जब मजबूत हो जाते हैं, उसको टैकल करने के लिए खास कदम उठाने पड़ते हैं। उसके लिए शायद होम मिनिस्ट्री ने NIA को ये काम दिया है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम उतना ही खतरनाक है जितना एंटी नेशनल एलिमेंट खतरनाक है। एंटी नेशनल इसलिए कहते हैं कि वो देश के खिलाफ काम करते हैं, लेकिन जो लोग देश के अंदर बैठ के भी देश की इकॉनमी को, सिस्टम को, समाज को गंदा कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको टैकल करने के लिए भी बड़े लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। ये किस्सा महाराष्ट्र का नहीं है। इसी किस्म के लोग आपको पंजाब में भी मिलेंगे, हरियाणा में मिलेंगे, दिल्ली में मिलेंगे। मोडस ऑपरेंडी तकरीबन सेम होती है। पंजाब में बहुत बड़े लेवल पे पंजाब पुलिस के कुछ अफसरों ने डमी गैंगस्टर खड़े किए हुए हैं। वो गैंगस्टर कहीं रह रहा है, कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन उसके नाम से फ़ोन करवा के रंगदारियाँ मांगी जा रही हैं। जिसको फ़ोन पहुंचता है, फ़ोन पहुंचने के बाद पुलिस वाले पहुंच जाते हैं कि आपका उस गैंगस्टर के साथ क्या लेना देना, आप क्या बात करते हो उससे। अब आदमी जो खुद पहले विक्टिम होता है उससे और पैसे हाथ लिए जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक नेक्सस है, इसको तोड़ने के लिए बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, नहीं तो ये ऑर्गेनाइज क्राइम इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।